हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर। तो स्टूडेंट सुपर डुपर इजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर बात की जाए थर्मोडायनेमिक्स की तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है, ठीक है। माई सेल्फ निरंजन लूटन फ्रॉम सिंकूरी एजुकेशन विच प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12 which is absolutely free of cost. So students, what are we waiting for? Let's get started. तो बात करते हैं सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर बात की जाए कौन कौन से, तो एक है आपका थर्मो और एक हो गया आपका डायनेमिक्स। अगर बात करें हम कि थर्मो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो थर्मो का जो मतलब होता है वो है रहता है हीट। क्या रहता है स्टूडेंट्स, आपके थर्मो का मतलब होता है हीट। और अगर हम बात की जाए डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स का मतलब होता है एक्सचेंज। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हम गैस कर सकते हैं आपकी थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन बनती है, थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद हीट एंड इट्स रिलेशन विद एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या बोला मैंने, मैं वापस से आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं, आप यहां देख लीजिएगा, यहां पे आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच इज कंसर्न विद हीट एंड इट्स रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। मतलब हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, एक दो तीन। फर्स्ट हो गई आपकी, क्या हो गई, पहली हो गई आपकी हीट, दूसरी आपकी हो जाती है एनर्जी, और तीसरी हो जाती है आपकी वर्क। ये जो तीन चीजें इनके इर्द गिर्द घूमने, आपको इनकी कैलकुलेशंस करनी है कि आप कैसे एनर्जी की कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन सबको पता होगी, बहुत इजी सी रहती है। अब क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स, वर्ड क्या होता है थर्मो, जो फर्स्ट वर्ड होता है इसका वही स्टार्ट होता है हीट से। तो मैं पहले आपको सिंपल सा छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट बता देता हूं कि टेम्परेचर चेंज का क्या कंसेप्ट रहता है, वह आपके पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसका बेसिक लेक्चर रहने वाला है। इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनमें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आपको सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस को हमको यहां पर सिर्फ दो चीजें कन्वर्जन आना चाहिए। हम डिग्री सेल्सियस को कैसे हम कन्वर्ट कर पाए केल्विन के अंदर, और दूसरी चीज जो हो गई वो होगी कि डिग्री सेल्सियस को हम कैसे कन्वर्ट कर पाए फ़ारेनहाइट में। अगर ये दोनों चीजें आ गई तो बाकी सारी चीजें इंटर रिलेटेड है और आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब बात करें डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन केल्विन के अंदर, डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन केल्विन के अंदर, तो कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ क्या ऐड करना होता है 273। लाइक 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। वहीं अगर हम बात करें आपकी 100 डिग्री सेल्सियस की, तो जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस का स्टूडेंट्स का मतलब हो गया आपका 373 केल्विन। तो ये तो हो गया आपका टेम्परेचर चेंज। मतलब आपको 0 डिग्री, आपको सपोज कीजिए 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 50 डिग्री आप इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, यहां पर अगर आप ऐड करते हैं तो 3 2 और ये हो जाएगा 323 केल्विन, और सिंपली आप निकाल सकते हैं। तो आपको कितना करना है, आपको सिर्फ उसमें 273 ऐड कर देना है और आपका केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा। ये तो बात हुई केल्विन वाले की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें ये हुआ केल्विन टेम्परेचर आपका चेंज। अब बात करते हैं हम फ़ारेनहाइट स्केल की। कई स्टूडेंट्स को केल्विन तो निकालना आता है कि आप डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं, बट फ़ारेनहाइट निकालना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको इतना याद रखना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको करना है 100 या फिर 50 एक्स वैल्यू का, ठीक है। तो उसका आप कैसे निकाल पाएंगे, तो उसका निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 32 आपको सिंपली हर चीज के अंदर ऐड करना है, प्लस 32 आपको हर चीज के अंदर ऐड करना है, प्लस क्या करना है 1.8 टाइम x। मतलब 100 की जगह आप x लिख दीजिए। आपको जिस भी डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है आप निकाल पाएंगे। मैं आपको यहां बता देता हूं, देखिए आप ध्यान से देखिए। अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं आपको निकालना है 100 का, तो क्या आंसर आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 32 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस आपका होगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है।
1.8 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आपका ये टेम्परेचर होता 50 डिग्री तो आपको मल्टीप्लाई करना होता 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50, यही टेम्परेचर 40 होता तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता 1.8 मल्टीप्लाई बाय 40। तो यहां से आपका आ जाता है 32 और यहां से आपका आ जाता है 180, इसको आप ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं कि कैसे आप केल्विन में कन्वर्जन कर सकते हैं और कैसे आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं केमिकल प्रोसेसेस का। मतलब किसका पढ़ते हैं कि केमिकल प्रोसेसेस में क्या एनर्जी इन्वॉल्व है, रिएक्शन कितनी पहुंच पाई, यह सारी चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हैं। अब सबसे पहले दो चीजें होती है स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन और होती है एनर्जी एक्सचेंज। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में होते हैं भाई बहन जैसे। मैं आपको बताता हूं कैसे, आपने ये नोट कर लिया था। अब इसी में हम आगे चलते हैं, ठीक है, और हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। मैंने आपसे क्या बोला, ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है ना, ये आपकी केमिकल रिएक्शंस, इसको मान लीजिए ये आपकी है केमिकल रिएक्शन। ये भाई बहन जैसे होते हैं एनर्जी एक्सचेंज से। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है वो इंटर रिलेटेड होती है एनर्जी एक्सचेंज से। ऐसा क्यों है, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस बताइए क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है किसी बॉन्ड का बनना या किसी बॉन्ड का टूटना। ठीक है, इतना सभी को पता होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, किसी बॉन्ड का बनना या किसी बॉन्ड का टूटना। मतलब क्या हो गया, आप यहां पे लिख सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, या तो आपका केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, या आपका क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन। ये दो चीजें होती है आपकी केमिकल रिएक्शन में। इतना तो सारी चीजें सभी को क्लियर होंगी। अब अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये चीज ध्यान रखने की स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होता है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है। वापिस से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो आपकी एनर्जी का रिलीज होगा। और अगर आप बॉन्ड को तोड़ते हैं तो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खुद गैस कर सकते हैं कि आप कोई चीज है इसको आप तोड़ रहे हैं तो आपको उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। आप इस चीज को ऐसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। आपने ये बॉन्ड बना रखा है, इसको आपको तोड़ना है तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, वहीं आपको कोई बॉन्ड बनाना है तो आपको एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और आपको बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो इसमें क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं एनर्जी इज गिवन, एनर्जी इज गिवन। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि क्या रिलेशन है, इंटर रिलेशन। बिकॉज आपको केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा या ब्रेकेज करना पड़ेगा। तो एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर क्या होगी, या फिर रिलीज एनर्जी आपकी या तो आपकी रिलीज हो जाएगी या फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ये इसीलिए कहा जाता है कि केमिकल जो रिएक्शंस होती है और जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो आपस में भाई बहन जैसे होते हैं। ठीक है, तो आप और हम थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम पहले बात कर लेंगे। आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स से हमको क्या क्या चीजों का आंसर्स मिल पाएंगे, जो क्वेश्चंस हम बार बार पूछते रहते थे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो एनर्जी की कोई भी रिएक्शन, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एनर्जी ऑफ रिएक्शंस के बारे में, मतलब कि आपकी रिएक्शंस में जो जो एनर्जी इन्वॉल्व है उनकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। इन सभी का आंसर आपको कहां से मिलता है, आपको आंसर मिलता है थर्मोडायनेमिक्स से। सेकंड चीज है जो हम इसमें देखेंगे, वो देखेंगे कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, इज रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। इसका आंसर आपको कहां से मिलेगा, आपको मिलेगा एनर्जी एक्सचेंज से। वहां से आप गैस कर पाएंगे कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं और किस एक्सटेंट तक फिजिबल है। मतलब कोई रिएक्शन हो तो गई बट 20% ही हो रही है या फिर 50% हो रही है। ये सारी चीजों के आंसर आपको कहां से मिलते हैं, आपको मिलते हैं एनर्जी एक्सचेंज से। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें क्लियर होंगी।
कि आपकी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, या फिर आपको किस एक्सटेंट तक एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, ये सारी चीजों के आंसर आपको कहां से मिलते हैं? आपको मिलते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स से, कि भाई आपकी एनर्जी एक्सचेंज की कैलकुलेशंस को क्लियर करते हैं और उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपकी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसी में हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपके स्कोप के बारे में, कि थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या क्या चीजें डिस्कस कर पाएंगे, क्या क्या चीजें कर पाते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले आप क्या जान पाते हैं थर्मोडायनेमिक्स से? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में जान पाएंगे, प्रेशर के बारे में जान पाएंगे, वॉल्यूम के बारे में जान पाएंगे, टेम्परेचर के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो हमको क्लियर हो पाती है वो क्या है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में जान पाते हैं। सेकंड चीज मैंने आपको अभी भी बताई कि आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि फिजिबल ऑफ रिएक्शन, कि आपकी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये चीज आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड चीज है कि आप किस एक्सटेंट तक आपकी रिएक्शन फिजिबल हो रही है, लाइक 20%। सपोज कीजिए कि आप स्कूल जाने लगे, आप स्कूल जा रहे हैं और आपकी स्कूल ही बंद है, तो आप घर से जाए तो सही, बट वो रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है, आप स्कूल के अंदर कभी एंटर हो ही नहीं सकते, स्कूल जा ही नहीं सकते, तो आपकी रिएक्शन फिजिबल होगी नहीं। बट सपोज कीजिए आप घर से निकले और आपको स्कूल तक जाना था और आप कहीं ट्रैफिक में रुक गए, आपने सिर्फ 30% जो डिस्टेंस था वो कवर किया, तो आप बोलेंगे कि सिर्फ 30% रिएक्शन कवर हुई है। ठीक है, उसी तरह से रिएक्शंस में भी होता है कि आपने कहां तक कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई, ये सारी चीजों का आंसर आपको मिलता है कहां से? मिलता है थर्मोडायनेमिक्स से। अब मैंने आपको बता दिया कि ये 3 की पॉइंट्स है या 3 की फैक्टर्स है जिनके आंसर्स आपको मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद। ये चीजें भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या लिमिटेशंस है थर्मोडायनेमिक्स की। काफी जगह पूछ लिया जाता है कि हम किन किन चीजों के आंसर्स नहीं पा पाते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो बात की जाए सबसे पहले, तो हमको जो होता है थर्मोडायनेमिक्स होता है फेल्स टू टेल स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा। तो भैया किस में बताएगा? आप जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि स्पीड ऑफ रिएक्शंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो इसी में होती है वो होती है कि ये आपको नहीं बता पाता है फेल्स टू टेल द पाथ ऑफ रिएक्शन, किस पाथ से आपको जाना है, ये चीज आपको नहीं बताता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्ड चीज होती है कि यह आपका माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको बहुत स्टार मार्क कर लीजिए आप। माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स दो चीजें होती है, देखिए ध्यान से देखिए, आपकी दो चीजें होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक और एक होती है मैक्रोस्कोपिक। थर्मोडायनेमिक्स में जितनी की सारी जितनी भी कैलकुलेशन की जाती है वो की जाती है किसके लिए? मैक्रो, मतलब एवरेज के लिए, बड़ी चीजों के लिए। माइक्रोस्कोपिक चीजों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए ये वैलिड नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है जो आपका ये होता है क्या, नॉट एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक होता है, तो ये एप्लीकेबल टू क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक। ये दो वर्ड्स हैं, इनमें आपको अंतर ध्यान रखना है, बिकॉज आप पढ़ तो लेते हैं बट एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, माइक्रो कौन सा है और मैक्रो कौन सा है। माइक्रो का मतलब हो गया छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो हम जो थर्मोडायनेमिक्स होता है उसमें सारी चीजों की जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो इक्वेशंस होती है, वो क्या होती है? एवरेज से निकाली जाती है। ठीक है, किससे निकाली जाती है? एवरेज से। तो उसमें हम एक रफ एस्टिमेट आइडिया लगाते हैं, एक जो कैलकुलेशन होती है भाई एनर्जी की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, उसके आसपास पहुंच पाते हैं। तो जो सारी कैलकुलेशन हमने मैक्रोस्कोपिक से की है तो हम माइक्रोस्कोपिक के बारे में कैसे बता पाएंगे? इसीलिए ये जो माइक्रोस्कोपिक वाली चीजें होती हैं उनका आंसर नहीं दे पाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस में से है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक चीजें होती हैं उनका आंसर नहीं दे पाता है। तो मैंने आपको ये तो बताया कि क्या क्या स्कोप है और क्या क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले बेसिक सी चीजें हैं, जैसे हो गई कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस होती है जो हमको पता होनी चाहिए, जैसे क्या होता है कि सिस्टम क्या होगा आपका, सराउंडिंग क्या होती है, यह सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका पहले जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बताता हूं आपको कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होती है। आप सपोज कीजिए कोई भी चीज है जिसको अंडर कंसिडरेशन कर रहे हैं, जिसकी स्टडी की जा रही है, उसे हम कह देते हैं सिस्टम, और उसके अलावा रेस्ट ऑफ द थिंग सब चीज उसको कह देते हैं हम सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, आप सपोज कीजिए ये पेन है, आप इस पेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पेन हो गया, क्या हो गया? सिस्टम। और इसके अलावा पूरा यूनिवर्स, इसके पेन के अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं वो आएंगे आपके सराउंडिंग के। तो आप थर्मोडायनेमिक्स में फिर यूनिवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, वो सारी चीजें अपन आ जाए अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिस्टम की डेफिनेशन की, क्या डेफिनेशन होती है आपकी सिस्टम की। तो अगर बात की जाए सिस्टम की, तो इस सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड।
मतलब वही जो चीज मैंने आपको अभी भी बताई कि आप जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं उस चीज को हम कह देते हैं सिस्टम। और फिर बात करते हैं हम सराउंडिंग क्या होता है, तो रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स को हम क्या कह देते हैं, सराउंडिंग। रेस्ट ऑल आर सराउंडिंग्स। तो यहां से एक बेसिक सी डेफिनेशन हम पा पाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स। मैं आपको लिख के बता देता हूं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ दो ही चीज कंसीडर करते हैं, एक चीज वह जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं सिस्टम, और रेस्ट ऑफ द थिंग को सभी को कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, सराउंडिंग। तो हमारा जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो गया, ये जो हमारा सिस्टम प्लस सराउंडिंग है ये हो गया हमारा यूनिवर्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन थी, इसमें मैंने आपको बताया कि सिस्टम क्या होता है जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, और सराउंडिंग क्या होता है, रेस्ट ऑफ द थिंग। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के हम कह देते हैं यूनिवर्स। आप यहां तक जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ चलते हैं कुछ एक नए टॉपिक पे। मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम क्या होते हैं, सराउंडिंग क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम इसी में देख लेते हैं। और अगर बात की जाए सिस्टम्स की, तो तीन टाइप के सिस्टम्स होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सा? पहला होता है आपका ओपन सिस्टम। अब बात की जाए क्या एग्जांपल्स होते हैं आपके ओपन सिस्टम के, तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं जैसे ये एक बोतल है। ठीक है, ये एक बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये बोतल के अंदर जितना भी पानी है इसको हम कह देंगे सिस्टम। और इसके अलावा रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स है उसको हम कह देते हैं सराउंडिंग। और यह जो आपकी बाउंड्री है जो सेपरेट कर देती है, क्योंकि हम इसको टच कर पा रहे हैं तो हम इसको कह देते हैं रियल बाउंड्री। जो चीज आपको इसको सेपरेट कर रही है उसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बाउंड्री। जो इसका पानी हो गया वो उसका क्या हो गया, वह इसका हो गया सिस्टम। और रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स क्या हो गया, इसका सराउंडिंग। अब आप देख सकते हैं इसका जो बोतल है उसका ढक्कन खुला हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं आपकी ये जो बोतल है इसका ढक्कन खुला हुआ है, तो इसमें से पानी आप बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी यह बोतल आपके पास यहाँ रखी हुई है, आप इसको फ्रिज में रख देते हैं तो इसमें आप एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब यह बोतल का पानी जो है वह ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। तो आपके दोनों ट्रांसफर होते हैं आपके ओपन सिस्टम में। कौन कौन से? आप एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप एनर्जी तो ट्रांसफर कर ही रहे हैं, आप मैटर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स, वो क्या हो गया, आपका जो पहला एग्जांपल होता है ओपन सिस्टम, इसमें क्या हो जाता है, इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें आपका एनर्जी एंड मैटर ट्रांसफर टेक्स प्लेस। कैन मतलब आपके एनर्जी और मैटर के ट्रांसफर हो सकता है, मतलब आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है और आपका मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, बिकॉज ये ओपन सिस्टम है। वहीं पर अगर हम बात करें, आपको जैसे मैंने बताया था कि ये आपकी बोतल थी, ठीक है, और ये आपका उसका क्या हो गया, लीड। इसमें अभी आपने ढक्कन से इसको बंद नहीं किया। अगर आप इसको ढक्कन से ढक देते हैं तो आप इसका जो पानी है उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, बट आपकी क्या होगा, आपका मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मैं वापस से बता देता हूं, ये आपकी बोतल हो गई, सपोज कीजिए आप इस पे अगर ये लीड लगा देते हैं, आप इस पर ये ढक्कन लगा देते हैं, तो आप देख पा रहे हैं अब इसमें से पानी नहीं निकल रहा है, आप अच्छे से देख रहे हैं, आप इसमें से मैटर का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। बट अगर हम वहीं पर बात करें, इसको हम हीट कर देते हैं इस बोतल को, तो इसका पानी गर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो सेकंड है, क्लोज वाले जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। आपका एनर्जी का तो ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है, आप एनर्जी तो ट्रांसफर कर सकते हैं, बट मैटर ट्रांसफर कैन नॉट। मतलब आपके मैटर का ट्रांसफर हो सकता है बट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर थर्ड की बात करें आपके आइसोलेटेड सिस्टम की, तो जहां पर आपके ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो सके और ना ही मैटर का ट्रांसफर हो सके, उन सिस्टम्स को हम क्या कह देते हैं,
आइसोलेटेड सिस्टम। अब इनके एग्जांपल्स की हम बात करें तो थर्मोफ्लास्क अगर वैक्यूम कंडीशन में हम लेते हैं जनरली तो उसमें से कुछ टेम्परेचर चेंज होता है, बट अगर हम वैक्यूम की बात कर दी जाए तो वैक्यूम में ये क्या होते हैं, आइसोलेटेड, बिकॉज इनमें ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही इनमें मैटर का एक्सचेंज होता है। ये चीजें बहुत जगह पूछ ली जाती है आपसे। इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर बात की जाए तो आपसे ये पूछ लिया जाता है ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आपका आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपका एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट और उसके रिलेशन देखते हैं वर्क और एनर्जी से। ठीक है, फिर मैंने आपको कन्वर्जन बताया कि आप अगर डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन ऐड कर देते हैं तो आप अपने केल्विन जो एक्सचेंज होता है टेम्परेचर को उसको जा सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 373 केल्विन, 200 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 473 केल्विन। अगर आप फिर मैंने आपको बताया फ़ारेनहाइट केल्विन के कंपैरिजन में 0 डिग्री को हम बोलते हैं कितना, 32। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कैसे आप 100 डिग्री सेल्सियस का निकाल सकते हैं। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस का आपको निकालना है तो सिंपली उसमें 32 ऐड करके प्लस 1.8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने फिर डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे क्या होती है केमिकल रिएक्शंस। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या रिलेशन है केमिकल रिएक्शन का एनर्जी एक्सचेंज से। मैंने आपको बताया कि जब आप बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है और जब आपका बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्वेश्चंस का आंसर जान पाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, कि रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी एक्सटेंट तक होगी, ये सारी चीजें आपको कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या क्या जान पा रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जान पा रहे हैं, पी की वैल्यू, वी की वैल्यू, टी की वैल्यू। उसके बाद रिएक्शन पॉसिबल है, अगर है तो किस एक्सटेंट तक पॉसिबल है, ये सारी चीजें हमने स्कोप में डिस्कस की। उसके बाद मैंने आपको लिमिटेशंस बताया कि स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपको यह नहीं बताता है, पाथ ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपको यह नहीं बताता है, और लास्टली इसमें बताया कि माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के बारे में नहीं बताता है। ये सिर्फ किसके बारे में बताता है, ये सिर्फ आपको बताता है आपकी मैक्रोस्कोपिक एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्या होता है सिस्टम की डेफिनेशंस, क्या सराउंडिंग होता है, और इन दोनों की जो डेफिनेशन होती है, जो बाउंड्री होती है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम के बारे में और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने आपको डिटेल में बता दिया, बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था, बट मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दे दिया कि क्या थर्मोडायनेमिक्स होता है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं और कैसे ये बाकी चीजों से इंटररिलेटेड है। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंकोरी एजुकेशंस को, और आपको अगर नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।